61 क्वेश्चन है, धार सप्तक के कवियों को राहों के अन्वेषी किसने कहा है? धूमिल, मुक्तिबोध, धर्मवीर भारती, अंकित। तो इसमें से धार सप्तक के कवियों को राहों के अन्वेषी किसने कहा? तो सही जवाब है अज्ञेय। धार सप्तक जो है 1943 ईस्वी का प्रकाशन अज्ञेय जी के संपादकत्व में हुआ। इसकी भूमिका में अज्ञेय ने प्रयोगवादी कवियों को राहों का अन्वेषी कहा है। दूसरा सप्तक जो है 1951 ईस्वी, तीसरा सप्तक 1959 ईस्वी, चौथा सप्तक 1969 ईस्वी भी अज्ञेय के संपादकत्व में प्रकाशित हुआ। तो 61 क्वेश्चन है, धार सप्तक के कवियों को राहों के अन्वेषी किसने कहा? अज्ञेय ने। अगला क्वेश्चन है 62 की जगत विनोद किस कवि की रचना है? घनानंद, पद्माकर, बिहारी लाल या मतीराम। तो जगत विनोद जो है किस कवि की रचना है? यह पद्माकर की रचना है। जगत विनोद जो है किस कवि की रचना है? पद्माकर की रचना है। जगत विनोद पद्माकर की प्रमुख रचना है। इस ग्रंथ में 6 प्रकाश एवं 731 छंदों में 9 रसों का विवेचन किया गया है। पद्म भरण, प्रबोध पचासा, गंगा लहरी तथा राम रसायन आदि भी पद्माकर की रचनाएं हैं। तो जगत विनोद किस कवि की रचना है? तो यह पद्माकर की है। और इनकी जो पद्माकर ग्रंथ है यह 6 प्रकाश एवं 731 छंदों में 9 रसों का विवेचन किया गया है। पद्माभरण इनकी रचना है। प्रबोध पचासा है, गंगा लहरी और जगत विनोद तथा राम रसायन आदि भी पद्माकर की रचनाएं हैं। 63 क्वेश्चन है कि जयद्रथ वध रचना है प्रसाद की, निराला की, मैथिली शरण गुप्त की, दिनकर की। तो यह रचना जो है मैथिली शरण गुप्त की है। जयद्रथ वध मैथिली शरण गुप्त की रचना है। इसका प्रकाशन 1910 ईस्वी में हुआ। गुप्त जी को क्या कहा जाता है? आधुनिक युग का तुलसी स्वीकार किया जाता है। इनकी प्रमुख रचना अगर देखें साकेत है 1931 ईस्वी में। रामचरितमानस के बाद राम काव्य का जो है दूसरा स्तंभ किसे माना जाता है? मैथिली शरण गुप्त को। 64 क्वेश्चन है, द्विवेदी युग का वह कौन सा कवि है जिसने सारी रचनाएं ब्रजभाषा में की है? गया प्रसाद शुक्ल स्नेही, बालकृष्ण शर्मा नवीन या जगन्नाथ दास रत्नाकर, माखनलाल चतुर्वेदी। तो इसका सही जवाब है कि द्विवेदी युग का वह कौन सा कवि है जिसने सारी रचनाएं जो है ब्रजभाषा में की है? जगन्नाथ दास रत्नाकर। इनका जन्म जो है 1866 ईस्वी में रत्नाकर ने अपनी रचनाएं जो है ब्रजभाषा में की है। जबकि द्विवेदी युग में खड़ी बोली कविता की भाषा के रूप में प्रतिष्ठित हो चुकी थी। और इनकी रचना अगर देखें तो रत्नाकर जी का, जगन्नाथ दास रत्नाकर जी का रचना है गंगा अवतरण 1927 ईस्वी, उद्धव शतक है 1929 ईस्वी, हिंडोला है 1894 तथा श्रृंगार लहरी इनकी प्रमुख रचना है। कौन कौन सी है? गंगा अवतरण 1927, उद्धव शतक, हिंडोला और श्रृंगार लहरी इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। 65 क्वेश्चन है कि इंद्रजिमी जंभ पर, बाढ़व सुअंब पर, रावण शदंभ पर, रघुकुल राज है। इंद्रजिमी जंभ पर, बाढ़व सुअंब पर, रावण शदंभ पर, रघुकुल राज है। ये पंक्ति किसकी है? बिहारी की, भूषण की, कविदेव की या आलम की। तो यह पंक्ति जो है भूषण की है कि इंद्रजिमी जंभ पर, बाढ़व सुअंब पर, रावण शदंभ पर, रघुकुल राज है। ये पंक्ति किसकी है? भूषण की है। भूषण जो है रीतकाल के रीतिबद्ध धारा के कवि हैं। इन्होंने वीर रस में रचनाएं की हैं। आचार्य शुक्ल भूषण को हिंदू जाति का प्रतिनिधि कवि कहते हैं। कौन कहता है? आचार्य शुक्ल भूषण को हिंदू जाति का प्रतिनिधि कवि कहते हैं। प्रयुक्त पंक्ति जो है भूषण द्वारा ही रचित है। तो आचार्य शुक्ल क्या कहते हैं? भूषण को हिंदू जाति का प्रतिनिधि कवि कहते हैं। 66 क्वेश्चन है, संसद से सड़क तक किसकी रचना है? अज्ञेय की, धूमिल की, मुक्तिबोध की, निराला की। तो इसका सही जवाब है धूमिल की। संसद से सड़क तक 1972 ईस्वी, सुदामा पांडे धूमिल की रचना है। इनके 2 अन्य प्रमुख काव्य संग्रह हैं, कल सुनना मुझे 1976 ईस्वी तथा सुदामा पांडे का प्रजातंत्र 1984 ईस्वी। मुक्तिबोध को गहन अनुभूति तथा तीव्र इंद्रिय बोध का कवि भी कहा जाता है। चांद का मोटेड़ा है 1964 ईस्वी, भोरी भोरी खाक धूल 1980 मुक्तिबोध की काव्य कृतियाँ हैं। छायावाद को मधुचर्या कहने वाले कौन थे?
हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर नगेंद्र बाबू, गुलाब राय, रामचंद्र शुक्ल। तो छायावाद को मधुचर्या कहने वाले जो थे वो थे रामचंद्र शुक्ल। आचार्य शुक्ल ने छायावाद 1918-1936 ईस्वी को मधुचर्या कहा है। डॉक्टर देवराज ने छायावादी काव्य को प्रकृति काव्य कहा। छायावाद की प्रमुख प्रवृत्तियां हैं सौंदर्य भावना, प्रेम भावना, मानवतावादी दृष्टिकोण, रहस्यवाद तथा जागरण की चेतना आदि। तो छायावादी काव्य को प्रकृति काव्य कहा। छायावाद की प्रमुख प्रवृत्तियां क्या है? सौंदर्य भावना है, प्रेम भावना, मानवतावादी दृष्टिकोण, रहस्यवाद तथा जागरण की चेतना आदि है। तो छायावाद को मधुचर्या कहने वाले रामचंद्र शुक्ल हैं। 68 क्वेश्चन है कि आधुनिक काल को गद्य काल किसने कहा? तो प्रताप नारायण मिश्र ने कहा, ये हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल ने, बाबू गुलाब राय ने। तो आधुनिक काल को गद्य काल कहने वाले जो थे ये रामचंद्र शुक्ल थे। आधुनिक काल को गद्य काल के नाम से आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने संबोधित किया। शुक्ल जी के शब्दों में विलक्षण बात यह है कि आधुनिक गद्य जो है साहित्य की परंपरा का प्रवर्तन नाटकों से हुआ है। आधुनिक गद्य साहित्य की परंपरा का प्रवर्तन किससे हुआ है? नाटकों से हुआ है। साय में धूप किस कृति की है? साय में धूप कृति है, उपन्यास है, गजल संग्रह है, या कथा साहित्य है, या नाटक है? तो अगर साय में धूप देखें तो गजल संग्रह है। ये क्या है? गजल संग्रह 1975 ईस्वी में दुष्यंत कुमार का है यह रचना साय में धूप। सूर्य का स्वागत इनकी है 1957 ईस्वी। आवाज़ों के घेरे 1963 ईस्वी तथा जलते हुए वन का वसंत इनके अन्य काव्य संग्रह हैं। साय में धूप हो गया, सूर्य का स्वागत हो गया, आवाज़ों के घेरे 1963 तथा जलते हुए वन का वसंत इनके अन्य काव्य संग्रह हैं। 70 क्वेश्चन की बात करेंगे कि हिंदी में प्रगतिवाद का आरंभ कब से हुआ? 1966, 1917, 26, 36। तो अगर प्रगतिवाद की बात करें तो 1936 से जो है आरंभ हुआ था इसका, और लखनऊ में अप्रैल 1936 में प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना के समय से प्रगतिवादी आंदोलन की शुरुआत मानी जाती है। प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष अगर देखें तो मुंशी प्रेमचंद थे। प्रथम इसके अधिवेशन के अध्यक्ष जो थे वो मुंशी प्रेमचंद थे। 71 क्वेश्चन है कि हिंदी का कौन सा कवि जो है मैथिली में यात्री नाम से लिखता था? त्रिलोचन, नरेंद्र शर्मा, नागार्जुन, शिवमंगल सिंह सुमन। तो यात्री नाम से कौन सा कवि जो है मैथिली में लिखता था? नागार्जुन थे, सही जवाब। हिंदी के कवि बाबा नागार्जुन मैथिली में यात्री उपनाम से कविता लिखते थे। बाबा नागार्जुन का मूल नाम क्या था? वैद्यनाथ मिश्र था मूल नाम। मैथिली भाषा में पत्रहीन नग्नगाच्छ नाम से काव्य लिखा, जिसके लिए 1968 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। तो ऐसे कौन से कवि थे जो मैथिली में यात्री नाम से लिखते थे? तो ये नागार्जुन थे। अगला क्वेश्चन है कि महाभारत के पात्रों पर आधारित ऐसी कौन सी रचना है जो महाभारत के पात्रों पर आधारित है? अंधा युग, आधे अधूरे, संशय की रात, सीढ़ियों पर धूप। तो महाभारत के पात्रों पर आधारित रचना जो है ये अंधा युग है। महाभारत के पात्रों पर आधारित रचना अंधा युग 1958 ईस्वी है, और यह रचना जो है धर्मवीर भारती द्वारा रचित क्या है? गीत नाट्य है। इस काव्य नाटक का कथानक जो है महाभारत के अंतिम दिन पर आधारित है। संशय की एक रात की बात करें तो श्री नरेश मेहता का खंड काव्य है। यह रामकथा पर आधारित ग्रंथ है। 73 क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन से कवि जो है छायावाद के 4 स्तंभों में नहीं है? प्रसाद महादेवी, या पंत, या मैथिली शरण गुप्त। तो मैथिली शरण गुप्त नहीं है, द्विवेदी युग के कवि हैं मैथिली शरण गुप्त। इनका जन्म की बात करें तो 1886 ईस्वी में हुआ था। छायावाद के 4 स्तंभों में शामिल कवि हैं जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा नंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला तथा महादेवी वर्मा है। 74 क्वेश्चन है कि दुख सबको मांझता है, प्रसिद्ध पंक्ति है। दुख क्या करता है? सबको मांझता है। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, मुक्तिबोध की रचना धर्मवीर भारती की। इस पंक्ति के रचनाकार कौन है? धर्मवीर भारती की, अज्ञेय की। अगर दुख सबको मांझता है तो ये पंक्ति जो है अज्ञेय की है। दुख सबको मांझता है, यह पंक्ति अज्ञेय जी की है।
अज्ञेय क्या थे? प्रयोगवाद के प्रवर्तक कवि हैं। भग्नदूत इनकी रचना 1933 ईस्वी। चिंता 1942। इत्यालम 1946। हरी घास पर क्षण भर 1949। आंगन के पार द्वार 1961 इनके प्रमुख काव्य संग्रह हैं। तो भग्नदूत, चिंता, इत्यालम, हरी घास पर क्षण भर, आंगन के पार द्वार इनके प्रमुख काव्य संग्रह हैं। और दुख शब्द को मांगता है प्रसिद्ध पंक्ति जो है ये अज्ञेय की है। 75 क्वेश्चन है कि प्रगतिवाद को वर्ग संघर्ष की प्रेरणा किससे मिली? प्रगतिवाद को वर्ग संघर्ष की प्रेरणा किससे मिली थी? मौत से, तुंग से, स्टालिन से, कार्ल मार्क्स से या लुंजाइन से? तो अगर देखें प्रगतिवाद को वर्ग संघर्ष की प्रेरणा मिली है तो ये कार्ल मार्क्स से मिली है। प्रगतिवाद को वर्ग संघर्ष की प्रेरणा जो है कार्ल मार्क्स से मिली। प्रगतिवाद का सैद्धांतिक आधार क्या था? मार्क्स का द्वंद्वात्मक भौतिकवाद है। डॉक्टर बच्चन सिंह ने सुमित्रानंदन पंत कृत युगवाणी को खड़ी बोली का प्रथम प्रगतिवादी काव्य माना है। किसने माना? डॉक्टर बच्चन सिंह ने सुमित्रानंदन पंत कृत जो युगवाणी है को खड़ी बोली का प्रथम प्रगतिवादी काव्य माना है। और प्रगतिवाद को वर्ग संघर्ष की प्रेरणा मिली है कार्ल मार्क्स से। 76 क्वेश्चन है प्रयोगवाद की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? तो काव्य की गतिशीलता, अभिव्यंजना पर बल, दर्शन से मुक्ति या अनगढ़ता की प्रतिष्ठा। तो प्रयोगवाद की सबसे बड़ी विशेषता अगर देखें तो दर्शन से मुक्ति है। प्रयोगवाद की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? दर्शन से मुक्ति है। यहाँ बौद्धिकता का प्राधान्य तथा उपमानों की नवीनता देखने को मिलती है। डॉक्टर नगेंद्र ने लिखा है कि प्रयोगवाद जो है शैलीगत विद्रोह है। प्रयोगवाद क्या है? शैलीगत विद्रोह है। तो प्रयोगवाद की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? दर्शन से मुक्ति है। 77 क्वेश्चन है कि गा कोकिल वर्षा पावक कण। गा कोकिल वर्षा पावक कण पंक्ति किस रचनाकार की है? नागार्जुन, दुष्यंत कुमार, सुमित्रानंदन पंत, श्याम नारायण पांडे। तो यह पंक्ति जो है सुमित्रानंदन पंत की है कि गा कोकिल वर्षा पावक कण पंत की कविता से है। पंत जी को प्रकृति का सुकुमार कवि भी कहा जाता है। और इनकी रचना की बात करें तो युगांत 1936 ईस्वी, युगवाणी 1939 ईस्वी, ग्राम्या 1940 ईस्वी पंत जी की प्रगतिवादी चेतना की रचना है। अगला क्वेश्चन 78 क्वेश्चन है कि मुझे चांद चाहिए विधा क्या है? मुझे चांद चाहिए विधा क्या है? नाटक है, कहानी, कविता, उपन्यास। तो मुझे चांद चाहिए जो है ये विधा है उपन्यास की। कौन सी विधा है? उपन्यास है मुझे चांद चाहिए। 1993 ईस्वी सुरेंद्र वर्मा का उपन्यास है। अंधेरे से परे ये भी जो है इनकी रचना है। 1980 ईस्वी दो मुर्दों के लिए गुलदस्ता 1998 ईस्वी इनके अन्य उपन्यास है। तो मुझे चांद चाहिए और अंधेरे से परे, दो मुर्दों के लिए गुलदस्ता 1998 ईस्वी ये सभी जो उपन्यास हैं ये सभी उपन्यास सुरेंद्र वर्मा के हैं। तो ये कौन सा विधा था? उपन्यास था। और मुझे चांद चाहिए, दो मुर्दों के लिए गुलदस्ता, अंधेरे से परे। 69 क्वेश्चन है कि प्रयोगवाद जो है इष्ट नहीं वरण साधन है। प्रयोगवाद क्या है? इष्ट नहीं वरण साधन है। यह कथन किसका है? विजेंद्र स्नातक का, अज्ञेय का, रामविलास शर्मा का, डॉक्टर नगेंद्र का। तो प्रयोगवाद जो है इष्ट नहीं वरण साधन है यह कथन जो है अज्ञेय का है। अज्ञेय जी ने दूसरा सप्तक 1951 ईस्वी की भूमिका में लिखा कि प्रयोग अपने आप में इष्ट नहीं वरण साधन है और दोहरा साधन है। और क्या है? दोहरा साधन है। तो प्रयोग अपने आप में इष्ट नहीं वरण साधन है और दोहरा साधन है ये कथन जो है अज्ञेय का है। 80 क्वेश्चन है कि दिवस का अवसान समीप था। दिवस का अवसान समीप था, गगन था कुछ लोहित हो चला पंक्तियाँ किसकी हैं? मैथिली शरण गुप्त, श्रीधर पाठक, श्याम नारायण पांडे, अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिऔध। तो इसका सही जवाब जो है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध का है कि दिवस का अवसान समीप था, गगन था कुछ लोहित हो चला। ये पंक्तियाँ किसके हैं? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की। कृति परिप्रवास की है। किस कृति की है? परिप्रवास की है। और परिप्रवास जो है 1914 ईस्वी को खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है।
पारिजात 1937 ईस्वी तथा वैदेही वनवास 1941 ईस्वी हरिऔध की अन्य कृतियाँ हैं। कौन कौन सी? पारिजात 1937 ईस्वी तथा वैदेही वनवास जो है 1941 ईस्वी हरिऔध की अन्य कृतियाँ हैं। 81 क्वेश्चन है कि एक भारतीय आत्मा किस कवि का उपनाम है? गया प्रसाद शुक्ल, हरिवंश राय बच्चन, सिया राम शरण गुप्त, माखनलाल चतुर्वेदी। तो एक भारतीय आत्मा किस कवि का उपनाम है? माखनलाल चतुर्वेदी का उपनाम है। एक भारतीय आत्मा के उपनाम से भी जाना जाता है। ये राष्ट्रीय सांस्कृतिक धारा के कवि हैं। हिमकिरीटनी 1943 ईस्वी तथा हिमतरंगिणी 1949 ईस्वी इनकी रचनाएं हैं। हरिवंश राय बच्चन को हिंदी साहित्य में हालावाद का प्रवर्तक माना जाता है। तो एक भारतीय आत्मा किस कवि का उपनाम है? तो माखनलाल चतुर्वेदी। और हिमकिरीटनी, हिमतरंगिणी इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। 82 क्वेश्चन है कि जो शब्द संस्कृत से सीधे हिंदी में प्रयुक्त होते हैं वे क्या कहलाते हैं? तो वे तत्सम कहलाते हैं। जो शब्द संस्कृत से सीधे हिंदी में प्रयोग होते हैं वे तत्सम शब्द कहलाते हैं। तत् का अर्थ है उसके संस्कृत तथा सम का अर्थ है समान। तत् का अर्थ क्या है? उसके संस्कृत तथा सम का अर्थ क्या है? समान। 83 क्वेश्चन है कि आधुनिक भारतीय भाषाओं का विकास किससे हुआ? अपभ्रंश से, संस्कृत से, पाली से, प्राकृत से। तो आधुनिक भारतीय भाषाओं का अगर विकास देखें तो यह अपभ्रंश से हुआ था। आधुनिक भारतीय भाषाओं का जो विकास है ये अपभ्रंश से हुआ है। आधुनिक भारतीय आर्य भाषा का सर्वप्रथम वर्गीकरण जो है डॉक्टर A.F.R. हॉर्नले ने सन 1880 ईस्वी में किया था। हॉर्नले ने इसे 4 वर्गों में विभाजित किया। पहला नंबर पूर्वी गौड़ियन, दूसरा पश्चिमी गौड़ियन और तीसरा नंबर है उत्तरी गौड़ियन और चौथा नंबर दक्षिणी गौड़ियन। तो 83 क्वेश्चन है कि आधुनिक भारतीय भाषाओं का विकास किससे हुआ है? तो यह अपभ्रंश से हुआ है। आधुनिक भारतीय भाषाओं का विकास अपभ्रंश से हुआ है। आधुनिक भारतीय आर्य भाषा का सर्वप्रथम वर्गीकरण जो है डॉक्टर A.F.R. हॉर्नले ने सन 1880 में किया था। हॉर्नले ने इसे 4 वर्गों में विभाजित किया। पहला नंबर पूर्वी गौड़ियन, पश्चिमी गौड़ियन, उत्तरी गौड़ियन और दक्षिणी गौड़ियन। 84 क्वेश्चन है कि हिंदी भाषा के विकास क्रम में पहले ईस्वी से 500 ईस्वी तक की भाषा को क्या कहा जाता है? प्राकृत, लौकिक संस्कृत, पाली, वैदिक संस्कृत। तो हिंदी भाषा के विकास क्रम में पहले ईस्वी से 500 ईस्वी तक की भाषा को क्या कहा जाता है? तो इसे प्राकृत कहा जाता है। हिंदी भाषा के विकास क्रम में पहले ईस्वी से 500 ईस्वी तक की भाषा को पहले ईस्वी से 500 ईस्वी तक की भाषा को क्या कहा जाता है? प्राकृत कहा जाता है। हेमचंद्र ने प्राकृत व्याकरण ग्रंथ लिखा। हेमचंद्र ने क्या लिखा? प्राकृत व्याकरण ग्रंथ लिखा। हेमचंद्र को प्राकृत का पाणिनि भी माना जाता है। तो हिंदी भाषा के विकास क्रम में पहले ईस्वी से 500 ईस्वी तक की भाषा को क्या कहा जाता है? प्राकृत भाषा कहा जाता है। और 500 ईस्वी से ईस्वी तक की भाषा को क्या कहा जाता है? प्राकृत। हेमचंद्र ने जो प्राकृत व्याकरण ग्रंथ लिखा है हेमचंद्र को प्राकृत का पाणिनि भी माना जाता है। 85 क्वेश्चन है कि हिंदी जिस लिपि में लिखी जाती है वह कौन सी लिपि है? गुरुमुखी, देवनागरी, खरोष्ठी, फारसी। तो हिंदी जिस लिपि में लिखी जाती है वह है देवनागरी लिपि। हिंदी की लिपि क्या है? देवनागरी है। ब्राह्मी के उत्तरी शैली से 4-5वीं सदी में गुप्त लिपि फिर कुटिल लिपि विकसित हुई। कुटिल लिपि से 9वीं सदी के लगभग नागरी के प्राचीन रूप का विकास हुआ। तो हिंदी जिस लिपि में लिखी जाती है वह क्या है? देवनागरी लिपि। हिंदी की लिपि क्या है? देवनागरी है। ब्राह्मी की उत्तरी शैली से 4 से 5वीं सदी से गुप्त लिपि फिर कुटिल लिपि विकसित हुई। कुटिल लिपि से 9वीं सदी के लगभग नागरी के प्राचीन रूप का विकास हुआ। नीचे लिखे गद्यांश को पढ़िए और पूछे गए प्रश्नों को उत्तर दीजिए। अंततः इस संस्कृति के फैलाव का परिणाम क्या होगा? यह गंभीर चिंता का विषय है। हमारे सीमित संसाधनों का घोर अपव्यय हो रहा है। जीवन की गुणवत्ता जो है आलू के चिप्स से नहीं सुधरती, न बहुज्ञापित शीतल पेयों से। भले ही अंतर्राष्ट्रीय हो, पिज्ज़ा और बर्गर कितने ही आधुनिक हों, वे जो है वे कूड़ा खाद है। समाज में वर्गों की दूरी बढ़ रही है।
सामाजिक सरोकारों में कमी आ रही है। जीवन स्तर का यह बढ़ता अंतर आक्रोश और अशांति को जन्म दे रहा है। जैसे जैसे दिखावे की यह संस्कृति फैलेगी, सामाजिक अशांति भी बढ़ेगी। हमारी सांस्कृतिक अस्मिता का ह्रास तो हो ही रहा है, हम लक्ष्य भ्रम से भी पीड़ित हैं। विकास के विराट उद्देश्य भी छेड़ रहे हैं, हम झूठी दृष्टि से तत्कालिक लक्ष्यों का पीछा कर रहे हैं। मर्यादाएं टूट रही हैं, नैतिक मानदंड ढीले पड़ रहे हैं, व्यक्ति केंद्रीयता बढ़ रही है, स्वार्थ परमार्थ पर हावी हो रहा है, भोग की आकांक्षाएं आसमान को छू रही हैं। किस बिंदु पर रुकेगी यह दौड़? गांधी जी ने कहा था कि हम स्वस्थ सांस्कृतिक प्रभावों के लिए अपने दरवाजे खिड़की खुले रखें, पर अपनी बुनियाद पर कायम रहें। उपभोक्ता संस्कृति हमारी सामाजिक नींव को ही हिला रही है। यह एक बड़ा खतरा है, भविष्य के लिए एक बड़ी चुनौती है।